नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। उद्धव ठाकरे को अब ये लगने लगा है कि उनका कोर वोटर उनसे दूर हो रहा है। अब उन्हें महसूस हो रहा है कि कांग्रेस और एनसीपी के उनके साथ गठबंधन में रहने का उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है। इसलिए उन्होंने अपने हिंदू वोटर्स को खुश करने के लिए एक और दांव चला है। अब शिवसेना ने उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखने के संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कार्यालय ने एक ट्वीट में इस नाम का उल्लेख किया है। हाल ही में महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल द्वारा किए गए ट्वीट में उस्मानाबाद को धाराशिव कहा गया। ये ट्वीट मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले से संबंधित था। इससे पहले इसी तरह ट्वीट में औरंगाबाद को संभाजी नगर बताया गया था। महाराष्ट्र में शहरों का नाम बदलने को लेकर महाविकास आघाड़ी के साझेदारों में विवाद चल रहा है। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखने को लेकर शिवसेना और कांग्रेस के बीच पहले से ही तनातनी चल रही है। हालांकि इस मसले पर पीछे नहीं हटने के संकेत उद्धव पहले ही दे चुके हैं। ऐसे में उस्मानाबाद का नाम बदलने को लेकर दोनों दलों का मतभेद और गहरा हो सकता है। कांग्रेस पहले से ही उद्धव ठाकरे पर सेक्युलरिज्म को लेकर दबाव डालती रही है। गौरतलब है कि पिछले साल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक चिट्ठी लिखी थी। महाराष्ट्र सरकार में सहभागी होने के नाते सोनिया ने अपनी चिट्ठी में उद्धव को दलितों और आदिवासियों के प्रति किए गए वादों की याद दिलाई थी। उस समय ऐसा माना जा रहा था कि सोनिया गांधी इस चिट्ठी के जरिए ये जताना चाह रही थी कि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस का क्या महत्व है। चिट्ठी में SC/ST के विकास को लेकर सोनिया गांधी ने कहा था कि बजट का आवंटन आबादी में SC/ST के हिस्से के अनुपात में होना चाहिए। सोनिया गांधी ने चिट्ठी में SC/ST समुदायों को आरक्षण के मुद्दे पर लिखा था कि SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए परियोजनाओं में सरकार के साथ अनुबंधों में आरक्षण मिले। उन्होंने मांग की थी कि विभिन्न विभागों में SC/ST के लिए जो पद आरक्षित हैं, उनकी भर्तियों में तेजी लाई जाए। साथ ही सोनिया ने SC/ST समुदाय के युवाओं की शिक्षा पर जोर देने की भी बात कही थी। SC/ST युवाओं के लिए शिक्षा तकनीकी की महत्ता बताते हुए उन्होंने कहा था कि शिक्षा तकनीकी प्रशिक्षण और कौशल विकास SC/ST युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है, इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। छात्रवृत्ति योजनाएं, छात्रावास सुविधाएं, विशेष रूप से आवासीय स्कूलों का विस्तार करना चाहिए। वहीं 2019 में जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही था जिस पर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनी थी। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने 40 पॉइंट का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था। सरकार बनाने की दिशा में इसे सबसे बड़ा कदम माना जा रहा था। 3 पार्टियों के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में किसानों और युवाओं पर फोकस किया गया था। इसमें हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों का जिक्र नहीं था। गठबंधन सरकार बनाने के लिए शिवसेना ने हिंदुत्व को लेकर अपने तेवर नरम किए थे। जिन मुद्दों पर शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस के बीच टकराव की स्थिति बन रही थी, उन्हें ठंडे बस्ते में रखा गया था। शिवसेना ने अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर भी नरमी रखी थी। कांग्रेस और एनसीपी के घोषणा पत्र में मुस्लिमों के लिए शिक्षा में 5% आरक्षण का वादा किया गया था। पहले शिवसेना मुसलमानों को 5% आरक्षण दिए जाने के विरोध में थी, लेकिन बाद में गठबंधन सरकार बनाने के लिए शिवसेना मुसलमानों को 5% आरक्षण देने पर राजी हो गई थी। लेकिन अब जिस तरह की स्थिति महाविकास आघाड़ी में दिखाई दे रही है, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व को लेकर कांग्रेस से समझौता करने को तैयार नहीं। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा किए गए ट्वीट में एक तस्वीर के साथ बताया गया है कि धाराशिव उस्मानाबाद में सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। ये 100 छात्रों की क्षमता और 430 बेड का अस्पताल होगा। अब इस ट्वीट के जरिए शिवसेना ने अपने सहयोगी दलों कांग्रेस और एनसीपी को स्पष्ट संदेश दिया है कि शहरों का नाम बदलना अभी भी पार्टी के एजेंडे में है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर विरोध दर्ज कराया है। कांग्रेस के मुताबिक किसी भी शहर का नाम बदले जाने के पहले उसकी ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि अच्छे से पढ़ी जानी चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत ने इस मुद्दे पर कहा, उस्मान निजाम साम्राज्य का 7वां राजा था। उस्मान ने लगभग 14,000 एकड़ जमीन विनोबा भावे को उनके अभियान के लिए दान कर दी थी।
जिसके तहत उन लोगों को जमीन दी जा रही थी जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं थी। उस अभियान के दौरान तमाम मशहूर लोगों ने अपनी जमीन विनोबा भावे को दान की थी और उन्होंने जमीन मजदूरों को दी थी। सावंत के अनुसार उस्मान ने 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 5 टन सोना दान किया था, जिसकी कीमत आज के हिसाब से लगभग 1600 करोड़ रुपए होगी और ये भारतीय इतिहास में किए गए सबसे अधिक दान में एक है। इसके अलावा उसने तमाम अस्पताल, डैम, विश्वविद्यालय और सड़कें बनवाई और हमेशा जरूरतमंदों की मदद की। वहीं शिवसेना ने अपने इस कदम को लेकर दो टूक जवाब दिया है। पार्टी ने कहा कि वो हिंदुत्व की विचारधारा के रास्ते पर ही चलेगी। भले ही गठबंधन में कांग्रेस और एनसीपी उनके सहयोगी दल हैं, ऐसा नहीं है कि वो कांग्रेस और एनसीपी का साथ छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि उनकी कांग्रेस और एनसीपी को साथ रखने में ज्यादा दिलचस्पी है। कांग्रेस एनसीपी का साथ छूट भी जाए तो उन्हें परवाह नहीं। शहरों के नाम बदलने को लेकर जिस तरह की तनातनी शिवसेना और कांग्रेस के बीच चल रही है, ऐसा हो सकता है कि ये महाराष्ट्र सरकार गिरने का एक और अहम फैक्टर बन जाए। लेकिन उस स्थिति में उद्धव ठाकरे ये साबित करने की पूरी कोशिश करेंगे कि उन्होंने हिंदुत्व की रक्षा के लिए सरकार गिरने दी। ऐसा करके वो हिंदुत्व का कार्ड खेल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। अगर उन्हें किसी कारण अपने प्रदेश के शहरों का नाम ही बदलना था तो उन्हें इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी, ट्वीट पर ट्वीट करने की जरूरत नहीं थी। वो शहरों के नाम बदलने को लेकर हवाबाजी कर रहे हैं, चाहे आने वाले समय में नाम बदले या फिर ना बदले। जिस प्रकार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी लाग लपेट के इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया, फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया, मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय नगर कर दिया, तो क्या उद्धव भी ऐसा नहीं कर सकते थे? नाम बदलने को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के कई शहरों के नाम बदले हैं, हमें जो अच्छा लगा हमने वही किया और जहां पर जरूरत पड़ेगी सरकार वहां पर उस प्रकार का कदम उठाएगी। दिलचस्प बात यहां पर यह है कि उस वक्त शिवसेना ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के शहरों का पुनः नामकरण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अगले साल यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए लॉलीपॉप है। अब वही शिवसेना महाराष्ट्र के शहरों के नाम बदलने को लेकर आतुर है, तो क्या ये उनका चुनावी एजेंडा नहीं है? क्या अब वो लॉलीपॉप नहीं बांट रहे हैं? महाराष्ट्र से जिस तरह रोज नाम बदलने को लेकर कोई ना कोई खबर आ रही है, ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर शिवसेना नाम बदलने के लिए इतनी उतावली क्यों है। इसकी एक प्रमुख वजह ये भी है कि बीजेपी शिवसेना को अब हिंदुत्ववादी पार्टी ना कहकर सेक्युलर कहने लगी है। ऐसे में शिवसेना को भी खतरा महसूस होने लगा है कि जिस हिंदुत्व के नाम पर पार्टी यहां तक पहुंची है, अगर वो मुद्दा ही उनसे छूट जाएगा तो भविष्य में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लिहाजा शिवसेना हिंदुत्व के इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती है। बीजेपी लगातार शहर का नाम बदलने की बातें कर रही है और शिवसेना ये श्रेय बीजेपी को किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहती। मार्च 2020 में औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट रखने का प्रस्ताव महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंजूर किया था। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। ये मुद्दा हर चुनाव के समय पिटारे से निकाला जाता है और चुनाव खत्म होते ही मुद्दा भी खत्म हो जाता है। लेकिन अब ये महाविकास अघाड़ी सरकार के गले की हड्डी बन चुका है। वहीं शहर की मूलभूत सुविधाओं जैसे कि पानी, सड़कें, गार्डन, रोजगार पर कोई भी बात नहीं करता है। अपने अपने राजनीतिक हितों को लेकर पार्टियां भी जद्दोजहद में जुटी हुई हैं। एक तरफ जहां शिवसेना हिंदुत्व एजेंडे पर चलते हुए शहर का नाम बदलने पर आमादा है, तो वहीं कांग्रेस शहर की मुस्लिम आबादी को नाराज नहीं करना चाहती है। ऐसे में अगर शिवसेना गठबंधन को तवज्जो देते हुए इस मुद्दे को छोड़ती भी है तो इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। वो फिर से शिवसेना के हिंदुत्व को दोगला करार दे सकते हैं। वहीं अगर शिवसेना इस मुद्दे पर जीत दर्ज करती है तो कांग्रेसी के सेक्युलरिज्म पर भी सवाल उठेंगे। ऐसे में दोनों तरफ से फायदा बीजेपी को ही होता हुआ नजर आ रहा है। इस मुद्दे से बीजेपी को उम्मीद है कि महाविकास अघाड़ी सरकार में दरार पड़ सकती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।